नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल हमास संघर्ष में आए नए मोड़ की, ताइवान में होने वाले आम चुनाव से पहले मची राजनीतिक हलचल की, फिलीपींस और इंडोनेशिया की द्विपक्षीय बैठक की, इक्वाडोर में फैली दहशत की, अमेरिका में आए बर्फीले तूफान की और जर्मनी में हुई ट्रेन स्ट्राइक से पैदा हुए संकट की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से की मुलाकात। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने लाल सागर में हूतियों के सबसे बड़े हमले को किया नाकाम। इक्वाडोर में टीवी स्टूडियो पर हुए हमले के बाद सशस्त्र गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज। सेना ने कहा देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। पड़ोसी देश पेरू ने उत्तरी सीमा पर की आपातकाल की घोषणा। ताइवान चुनाव के बीच अमेरिका और चीन के बीच तकरार। ताइवान के राजदूत की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से मुलाकात पर चीन ने जताई सख्त नाराजगी। कहा ताइवान चुनाव में दखल नहीं दे अमेरिका। जर्मनी में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी रेल ड्राइवरों की हड़ताल से मुश्किल में मुसाफिर। लंबी दूरी की 80% ट्रेनें बंद। वेतन बढ़ाने और काम के घंटों को 38 से घटाकर 35 घंटे करने की मांग। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बर्फीले तूफान से थमी रफ्तार। 12 प्रांतों में 8 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूबे। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा प्रभावित। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। इजराइल हमास संघर्ष के करीब 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इजराइल को वो सफलता नहीं मिली है जो वो चाहता है, जबकि अमेरिका पर इजराइल हमास संघर्ष को रोकने का दबाव भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में बीते 3 माह के अंदर चौथी बार मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक नई योजना के तहत कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या है इस दौरे के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर वॉशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में ये जानकारी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके युद्ध मंत्रिमंडल के साथ क्षेत्रीय तनाव और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के भविष्य पर बातचीत के एक दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री महमूद अब्बास से मिलने पहुंचे थे। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने दक्षिणी लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों ने मिलकर हूथियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों के जरिए दुनिया के एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग को काटा नहीं जा सकता है। मंगलवार रात HMS डायमंड सहित कई अन्य अमेरिकी जहाज मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने में शामिल थे। HMS डायमंड ने भी 7 ड्रोन मार गिराए। यह सामान्य नहीं है और ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां दुनिया भर में माल ले जाने की क्षमता वाले एक प्रमुख समुद्री मार्ग को आतंकवादियों और ठगों द्वारा काट दिया जा रहा हो। इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी ही चाहिए। हालांकि हूथियों के हमले में अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है।
इस बीच इजराइल ने मध्य और दक्षिणी गाजा में बमबारी तेज कर दी है। इजरायली सेना की ओर से जारी वीडियो में गाजा के खान यूनुस में इजरायली सेना की ओर से हमास के ठिकानों पर हमलों को दिखाया गया है। वहीं इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी कई हमले किए हैं। और इस समय दुनिया भर की नजरें 13 जनवरी को होने वाली ताइवान चुनाव पर लगी हैं। इसमें करीब 2 करोड़ 30 लाख मतदाता भाग लेंगे। शनिवार को होने वाले चुनाव के नतीजे अमेरिका और चीन के साथ रिश्ते को आकार दे गए। इस बीच ताइवान के राजदूत की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से मुलाकात पर चीन ने सख्त नाराजगी जताई है। ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन चीन और अमेरिका की इस चुनाव पर खास नजर है, क्योंकि दोनों के लिए ये द्वीप रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इस महत्वपूर्ण चुनाव से पहले ताइवान स्थानीय नीतियों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच फंस गया है। मंगलवार को वॉशिंगटन में ताइवान के राजदूत ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन से मुलाकात की। अब चीन ने इस पर नाराजगी जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अमेरिकी सांसदों को ताइवान चुनाव में किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने हमेशा अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी प्रकार के आधिकारिक आदान प्रदान का मजबूती से विरोध किया है। अमेरिकी सांसदों को ईमानदारी से एक चीन सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इससे पहले ताइवान के राजदूत से मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा था कि अमेरिका ताइवान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम ताइवान के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। ये पूरी दुनिया के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम निश्चित रूप से इसमें मदद करना चाहते हैं। ताइवान की रक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान चुनाव में अधिकांश मतदाताओं की भी सबसे बड़ी चिंताओं में से चीन एक रहा है, लेकिन महंगे होते रहन सहन और महंगाई समेत दूसरे अहम मुद्दे भी हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि इस उम्मीदवार को चुना जा सकता है जो ताइवान को एक सामान्य देश बना सकता है। अब अलग अलग खेमे हैं जो शायद अधिक चीन समर्थक हैं या विभिन्न विचारों के पक्ष में हैं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि ताइवान के लिए कुछ सार्थक करने के लिए उन्हें ताइवान के स्थानीय मुद्दों के बारे में सोचना होगा। ताइवान द्वीप दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 161 किलोमीटर दूर है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान जब चीन में राष्ट्रवादी पार्टी कोमितांग KMT चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हार गई तो पीछे हटकर ताइवान द्वीप पर शरण ली और यहाँ सरकार का गठन किया। तब से ही ये द्वीप स्वशासित है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में शनिवार को होने जा रहे मतदान में आम चुनाव के साथ ही चीन से संबंधों पर भी नए सिरे से फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर चीन के साथ विरोधाभास वाली पार्टी की सरकार ताइवान में आती है तो ये चीन के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है और इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
मनीला में फिलीपींस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। फिलीपींस यात्रा पर पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मनीला में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दक्षिण चीन सागर के विकास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के प्रयासों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि दोनों देश रक्षा सहयोग और सीमा सहयोग पर मौजूदा समझौतों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को पूरी तरह से मानने पर सहमति बनी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी कहा कि फिलीपींस और इंडोनेशिया राजनैतिक, सुरक्षा और सीमा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले, राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्र में हम सीमा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ये बैठक इंडोनेशियाई विदेश मंत्री के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर के लिए लंबित आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ काम करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस सप्ताह हथियार कारखानों का दौरा किया। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार प्रसारक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बुधवार को ये जानकारी दी। इस दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को अपना प्रमुख दुश्मन बताया और उकसाने पर इसे नष्ट करने की धमकी भी दी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बुधवार को कहा कि किम जोंग उन ने इस सप्ताह उत्तर कोरिया में आयुध कारखानों के निरीक्षण के दौरान ये बयान दिया। किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों में उत्तर कोरिया की प्राथमिकता सबसे पहले आत्मरक्षा और परमाणु युद्ध रोकने के लिए सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका की। इक्वाडोर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां शक्तिशाली आपराधिक समूहों और सरकार के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। देश अभी गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। इसे देखते हुए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा ने सैनिकों को कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति ने यह आदेश तब दिया जब हुड पहने बंदूकधारियों ने एक टेलीविजन स्टूडियो पर हमला कर सुरक्षा बलों और नागरिकों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद से वहां के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में टीवी स्टूडियो में लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हुए हमले के बाद से लोग दहशत में हैं। हिंसक घटनाओं के कारण सड़कों पर भी अशांति और अफरा तफरी देखने को मिल रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद हैं। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टीवी स्टूडियो पर हमला करने वाले 13 नकाबपोश बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास मौजूद बंदूकें और विस्फोटक भी जब्त कर लिए। फिलहाल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा और इसे आतंकवादी हमला माना जाएगा। देश में फैली हिंसा के बीच अपहरणकर्ताओं ने इक्वाडोर के 3 पुलिस अधिकारियों को छोड़ दिया है। दरअसल इक्वाडोर में 3 अलग अलग घटनाओं में 7 पुलिस अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने कहा कि अपहरण के संबंध में 10 गिरफ्तारियां की गई हैं। सेना ने कहा है कि सशस्त्र बल देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी मातृभूमि का वर्तमान और भविष्य दांव पर है। हम पीछे नहीं हटेंगे और न ही बातचीत करेंगे। सेना देश में आतंकियों द्वारा किए जा रहे किसी भी अस्थिर और अराजकता के प्रयास के खिलाफ दृढ़ता और मजबूती के साथ काम कर रही है। इस बीच इक्वाडोर में फैली हिंसा के बाद पड़ोसी देश पेरू ने उत्तरी सीमा पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। पेरू के रक्षा और आंतरिक मंत्री भी अभियानों के समन्वय के लिए सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। हम पूरी उत्तरी सीमा पर आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति सशस्त्र बलों को
राष्ट्रीय पुलिस की मदद करने की अनुमति देती है और निश्चित रूप से अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपकी सेना के सदस्य दिखाई देंगे। इक्वाडोर में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास को 10 जनवरी से अगली सूचना तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि चीन इक्वाडोर की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हम इक्वाडोर में सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इक्वाडोर में दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को काउंसुलर सुरक्षा के लिए आपातकालीन तंत्र को तुरंत सक्रिय करने का निर्देश दिया है। दरअसल सोमवार को इक्वाडोर की जेल से देश का सबसे खतरनाक अपराधी एडोल्फो मासियास उर्फ फीटो जेल से फरार हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति नोबोआ ने देश में 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी थी। फीटो पर ड्रग तस्करी, हत्या और हिंसा फैलाने जैसे कई आरोप हैं। इसके बाद कई गैंग के लोगों ने 7 पुलिस अधिकारियों को अगवा कर लिया था और देश में कई जगह धमाके भी हुए थे। टीवी स्टेशन पर हमले के बाद सरकार ने देश में सक्रिय 20 ड्रग तस्करी गिरोहों को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया और सेना को इन समूहों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत कर दिया। और अमेरिका में इस साल का पहला बर्फीला तूफान आ चुका है। इसकी वजह से उत्तर पूर्वी इलाकों, मिड वेस्ट, खाड़ी के तटीय इलाकों में भयानक ठंड देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और बारिश के बाद हुई बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हर घंटे 2 इंच बर्फबारी हो रही है और ऐसे में लोगों को ट्रैवल करने से मना किया गया है। क्या है वहां के हालात, आइए देखते हैं। क्या सड़क, क्या पेड़, क्या घर, हर तरफ बर्फ की चादर। ये नज़ारा है अमेरिका के पूर्वी हिस्से का, जो इन दिनों भीषण ठंड और बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। इस तूफान ने आम जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 12 राज्यों के 8 लाख से ज़्यादा घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। सबसे ज़्यादा असर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में पड़ा है। इन दोनों राज्यों में जहां 3.5 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली नहीं है, वहीं न्यू जर्सी में 1.25 लाख से अधिक घर बिजली के बिना रहने को मजबूर हैं। न्यूयॉर्क शहर में भीषण तूफान के साथ बारिश भी हुई है। सबवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों को तेज हवाओं और बारिश के पानी से भी जूझना पड़ा। कुछ इलाकों में रात भर हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। आयोवा में स्नोप्लोज को बर्फ हटाते देखा गया, जबकि पड़ोसी नेब्रास्का में बर्फ से ढकी सड़कों पर कारें धीरे धीरे चल रही थी। ओक्लाहोमा में भी विशाल भूभाग बर्फ से ढका नजर आया। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच राहत और बचाव का कार्य जारी है। तूफान मिसिसिपी नदी के पूर्व में देश के अधिकांश हिस्से को कवर कर रहा है और यह अमेरिका के पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा का अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत में इस क्षेत्र में भीषण ठंड पड़ने की आशंका है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से का ताज़ा मौसम फरवरी 2021 और दिसंबर 2022 में पड़े ठंड की याद दिलाता है। फरवरी 2021 में पड़ी ठंड ने टेक्सास और अन्य मध्य अमेरिकी राज्यों में लाखों लोगों को कई दिनों तक बिजली, पानी के बिना रहने को मजबूर कर दिया था। तो दिसंबर 2022 के बर्फीले तूफान ने अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बिजली आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया था। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस की ओर तेज हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच अपने देश की सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए सहयोग हासिल करने को लेकर 3 बाल्टिक देशों की यात्रा पर है। एस्टोनिया और लातविया के प्रस्तावित दौरे से पहले बुधवार को वो लिथुआनिया पहुंचे, जहां उन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वहां पर स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि रूस से लड़ाई बंद करने के लिए सहयोगियों की ओर से उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन बढ़ाने के इरादे से ही बाल्टिक देशों का दौरा शुरू किया है। यात्रा से पहले ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम चैनल पर कहा था कि बाल्टिक देशों की उनकी यात्रा का मुख्य मकसद सुरक्षा चिंताओं,
यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की उम्मीदों और ड्रोन उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में साझेदारी करने पर होगा। बाल्टिक सागर के निकट स्थित ये छोटे देश यूक्रेन के कट्टर राजनीतिक, वित्तीय और सैन्य समर्थकों में शामिल हैं। और वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन से जूझ रहे जर्मनी में अब रेलवे चालक 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। वेतन बढ़ाने और काम के घंटों को 38 से घटाकर 35 घंटे प्रति सप्ताह करने की मांग के समर्थन में यह हड़ताल की गई है। माना जा रहा है कि इससे मुसाफिरों को तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, उद्योग भी प्रभावित होंगे। जर्मनी के रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि बुधवार से 3 दिवसीय ट्रेन हड़ताल शुरू हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन से जूझ रहे जर्मनी के राजमार्ग पहले ही अवरुद्ध थे। अब रेल हड़ताल ने यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। फिलहाल मुसाफिर आवाजाही के लिए ट्रेन के दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जब आपको लंबी दूरी तय करनी हो तो यह आपके लिए कष्टप्रद हो जाता है। मैं अक्सर स्विट्जरलैंड जाता हूं क्योंकि मैं वहां से हूं। अब मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली मुख्य रेलवे ऑपरेटर डाइचे बान ने कहा कि लंबी दूरी की केवल 20% ट्रेनें ही चल रही हैं। ट्रेन चालक संघ GDL की हड़ताल का जर्मनी में यात्री और माल ढुलाई दोनों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। हमें बड़ी संख्या में ट्रेनों को पटरियों से हटाना पड़ा है। क्षेत्रीय सेवाओं में भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। अचानक शुरू हुई इस ट्रेन स्ट्राइक के पीछे की मूल वजह जर्मनी के ट्रेन ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ और राज्य के स्वामित्व वाले मुख्य रेलवे ऑपरेटर के बीच काम के घंटों और वेतन को लेकर विवाद है। ट्रेन ड्राइवरों की 2 मांगे हैं। पहली वेतन वृद्धि है और दूसरी वेतन कटौती के बगैर शिफ्ट श्रमिकों के काम करने के घंटों को प्रति सप्ताह 38 से घटाकर 35 घंटे किया जाए। ड्राइवरों के वेतन और काम के घंटों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद क्रिसमस पर 3 सप्ताह के संघर्ष विराम के बाद फिर से भड़क गया। वहीं डाइचे बान ने काम के घंटों में लचीलेपन की पेशकश की है, लेकिन वेतन कटौती के बिना उन्हें कम करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रव्यापी रेल हड़तालों ने जर्मनी की बढ़ती आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया है। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के